Good morning, everyone. Let's start a new day. Today's topic, human reproduction, and we have to start with human reproductive system. Let's start. The female reproductive system consists of pair of ovary along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and external genitalia located in pelvic region. कहते जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पहला अ पेयर ऑफ ओवरी होता है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, यूटेरस है, सर्विक्स है, वेजाइना है एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ये सभी चीज़ें पेल्विक रीजन में प्रेजेंट हैं। दिस पार्ट्स ऑफ सिस्टम along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। कहते ये जो पार्ट्स हैं इस सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, साथ ही अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये सभी चीज़ें इंटीग्रेट होके एक स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इनका एक ही काम होता है ताकि ये ओवुलेशन को प्रोसेस को सपोर्ट कर सकें, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सकें, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में हेल्प कर सकें। इनका यही पर्पस होता है। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। वही ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जो कि फीमेल गैमेट ओवम जिसे कहते हैं उसे प्रोड्यूस करती है। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, बस ओवम ही नहीं और भी कई तरह के जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं जिन्हें ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं उसे भी ये प्रोड्यूस करती है। द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। वहीं अगर हर एक ओवरी की बात की जाए तो ये लेंथ में 2 से 4 सेंटीमीटर होता है एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक, जो कि पेल्विक पार्ट से कनेक्टेड होता है, एंड यूटेरस बाय लिगामेंट, और यूटेरस से लिगामेंट द्वारा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्टोमा। मतलब ईच ओवरी जो है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर होता है जो कि ओवेरियन स्टोमा को इनक्लोज करता है। द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इंडोमेडुला। ये जो स्टोमा होता है इसे हम 2 जोन में बांट सकते हैं। पहला जोन वो जो कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहलाता है और दूसरा वो जो इनर मेडुला कहलाता है। दी ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, कहते हैं यूटेरस एंड वेजाइना constitute the female accessory duct।
जो ओविडक्ट है या फिर यूटेरस या फिर जो वेजाइना होता है वो फीमेल के एक्सेसरी डक्ट के रूप में काम करते हैं। Each fallopian tube is about 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। अतः जो हर एक फैलोपियन ट्यूब है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस, और ओवरी से यूटेरस तक ये एक्सटेंड करता है, ये फैला हुआ होता है। 3.3 का बी फिगर आपको इससे समझने में हेल्प करेगा। The part closer to the ovary is funnel shaped infundibulum। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। They may ask in a series कि how the different parts of the oviduct is present। तो जो infundibulum है उसका शेप तो भले ही फनल शेप का है एंड एक वो पार्ट है जो कि ओवरी से क्लोज होता है, इनफंडिबुलम यहाँ पे। तो ओवरी से क्लोज जो पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम, और शेप किस तरह का है, फनल शेप है। द ईड्स ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरी। जो इंड पार्ट होता है जो इनफंडिबुलम का, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम फिमरी कहते हैं। ये रहा है। अब इसका भी कुछ काम है, ये हेल्प करता है ओवम को कलेक्ट करने में जब ओवुलेशन के दौरान। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला, एंड उसके बाद जो इनफंडिबुलम है उसके बाद एम्प्यूला रीजन आता है, फिर इस्थमस आता है। दिस इज हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, और जो ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है isthmus has a narrow lumen and it joins the uterus। उसके पास नैरो लुमेन होता है एंड जो कि यूटेरस से ज्वाइन करता है। यूटेरस इज सिंगल, जो यूटेरस होता है वो सिंगल होता है एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वूम, और इसे वूम भी कहा जाता है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर। अगर हम शेप की बात करें यूटेरस की तो एक बिल्कुल इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through a narrow cervix। यूटेरस से वेजाइना में ओपन होता है नैरो सर्विक्स द्वारा। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, और ये जो कैविटी होता है सर्विक्स का उसे हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, जो कि वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल को बनाता है। डेवलप द यूटेरस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। The external thin membranous perimetrium, middle layer of the smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium। ठीक है, तो आप कहना चाहते हैं कि जो यूटेरस है भले ही 1 है लेकिन एक लेयर का नहीं है। यूटेरस की संख्या भले ही 1 है बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ 1 लेयर, just a single layer। It is made up of 3 layer। ठीक है, तो जो सबसे एक्सटर्नल है, देख देते हैं एक्सटर्नल जो है उसे कहा जाता है, एक्सटर्नल है थिन मेम्ब्रेनस होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल वाला लेयर जो है यूटेरस का दैट इज पेरीमेट्रियम। वहीं जो मिडिल वाला लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम। और जो इनर वाला है दैट इज इंडोमेट्रियम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स मिला देते हैं। तो जो पेरीमेट्रियम है वो सबसे एक्सटर्नल वाला होता है, एक्सटर्नल ये थिन लेयर होता है। वहीं जो मिडिल लेयर है जिसे आप मायोमेट्रियम कहते हैं वो मिडिल का लेयर होता है और ये थिक होता है जो कि स्मूथ मसल का बना होता है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल का बना होता है, थिक लेयर होता है। ठीक है, थिक लेयर है, मिडिल का है
स्मूथ मसल का बना होता है। पेरीमेट्रियम वही एक्सटर्नल है, थिन है। यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड सिंगल लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। जो इंडोमेट्रियम है, इनर वाला लेयर है, एक ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। और जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान दिस लेयर गोज ऑन ब्रेकिंग और कोज ब्रेक डाउन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान यही जो लेयर होता है वो ब्रेक डाउन होता है। लेट्स टॉक अबाउट endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle. इसी सबसे आप इनर वाला लेयर बोल रहे हो। साथ ही आप यह भी बताते हो कि ये जो पार्ट होता है इंडोमेट्रियम, यही इसी में साइक्लिकल चेंजेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। while the myometrium exhibit a strong contraction during delivery of a baby. वही मायोमेट्रियम भी खाली नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जब ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी के डिलीवरी के दौरान। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। वही जो फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया, मॉन्स प्यूबिस, सॉरी फॉर दैट, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, हाइमेन क्लाइटोरिस। जिसमें जो ये मॉन्स प्यूबिस होता है, मॉन्स प्यूबिस इज अ कल्सन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो फैटी टिश्यू का क्वेश्चन होता है जो कि कवर्ड होता है स्किन द्वारा एंड प्यूबिक हेयर द्वारा। मॉन्स प्यूबिस। द लेबियम मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड ऑफ द टिश्यू। वहीं लेबियम मेजोरा जो होता है वो फ्लेसी फोल्ड होता है टिश्यू का, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइना, जो कि वेजाइना को सराउंड करता है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा जो है वो ये टिश्यू का पेयर्ड फोल्ड होता है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। जो वेजाइना का जो ओपनिंग होता है वो सामान्यतः जो है एक मेम्ब्रेन द्वारा पार्शियली कवर्ड होता है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वहीं क्लाइटोरिस जो है वो एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन। टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus. तो वहीं ये जो हाइमेन होता है फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टूट जाता है, torn. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. लेकिन कई बार ये जो हाइमेन होता है एक टूट सकता है जब अचानक फॉल गिरने के कारण या फिर जॉल्ट के कारण या फिर इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल चैम्पटन या फिर वेजाइनल चैम्पटन के इंसर्शन के कारण या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग, या फिर ये उस टाइम भी टूट सकता है जब जब आप एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है किसी स्पोर्ट्स में लाइक हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। वहीं कुछ वुमेन में ये तब भी परसिस्ट करता है, तब भी दे डोंट गेट ब्रोकन डाउन इवन आफ्टर क्वाइटस और इंटरकोर्स। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. तो ये कहना सही है
कि वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का हाइमेन का होना या ना होना बिल्कुल भी एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। दैट्स फाइन। डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, वी कांट एस्केप दिस। मैं थोड़ा देख लेता हूँ हाउ चीज़ें आर डिफ्रेंशिएटेड। रिब्स मसल बिटवीन रिब्स, अच्छा। मेजर मसल, फैट, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल, यानी जितने भी फीमेल मैमल्स हैं उनका फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होना ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, चूँकि ये एक पेयर में होता है, यू कैन लेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसके पास ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज व्हाट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ब्रेस्ट का, वो लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वोलाई, जिसके पास एक क्लस्टर ऑफ सेल होता है जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क, जो एल्वोलाई का सेल होता है वो मिल्क सीक्रेट करता है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी, जो कि कैविटी में स्टोर होता है ऑफ द एल्वोलाई। द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल, जो एल्वोलाई होता है वो मेमोरी ट्यूबल में ओपन होता है। द ट्यूबल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, वहीं जो ट्यूबल होता है ईच लोब का वो ज्वाइन होकर एक मेमोरी डक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। नहीं, यहाँ से कंसेप्ट क्वेश्चन बनने वाला है, इसीलिए इसको देखना जरूरी। द ट्यूबल ऑफ ईच लोब, हर लोब का जो ट्यूबल होता है वो ज्वाइन होकर एक मेमोरी डक्ट फॉर्म करता है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out, ठीक है। Let's talk about gametogenesis. The primary sex organ, the testis, is in the male and ovary in the female. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में चूँकि टेस्टिस है, और ओवरी में इसके लिए ओवरी है, ओवरी सॉरी फॉर दैट, फीमेल में इसके लिए ओवरी है, जो कि गैमेट दोनों का एक ही काम है, दैट इज गैमेट प्रोड्यूस करना। इट्स स्पर्म एंड ओवम, जो कि है स्पर्म ओवम, जो कि गैमेट है, और एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इसे प्रोड्यूस करता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बाई दी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है क्योंकि गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एंड दैट प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। समझा नहीं? फिर से समझाते हैं। मतलब जो टेस्टिस है ना, इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है, इसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट्स द प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म प्रोड्यूस करना मेल जर्म सेल द्वारा, स्पर्म प्रोड्यूस करना मेल जर्म सेल द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म प्रोड्यूस करना
मेल जर्म सेल द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है। ठीक है, तो मेल जर्म सेल को आप स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम जिसके लिए कह सकते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब के इनसाइड वाले बाल पे प्रेजेंट होता है। मल्टीप्लाई बाय मेटोटिक डिवीजन, जो कि मल्टीप्लाई डिवीजन द्वारा मल्टीप्लाई होता है एंड इंक्रीज इन नंबर, और इस तरह अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डायप्लॉइड, हर जो स्पर्मेटोगोनियम है वो डायप्लॉइड है एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, जिसके पास लगभग 46 क्रोमोसोम होता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इन्हीं में से जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया होता है उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि पीरियोडिकली जिसमें म्यूसिस होते रहता है। चीज़ें समझने वाली है। जहाँ गैमेटोजेनेसिस से गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं अगर इमेच्योर मेल जर्म सेल है जो कि गैमेट को जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसके लिए टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल के इनसाइड वॉल में, जो कि माइटोटिक डिवीजन द्वारा मल्टीप्लाई करता है एंड इस तरह अपना नंबर बढ़ाता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डायप्लॉइड, हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डायप्लॉइड होता है एंड जिसके पास 46 क्रोमोसोम होता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, वो पीरियोडिकली उसमें म्यूसिस होते रहते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल फॉर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड इस तरह से वो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल को फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। दैट्स फाइन, मूव ऑन। ठीक है, तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड, एंड उसके बाद अब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। अब हर एक के पास 46 की बजाय 23 ही क्रोमोसोम नंबर है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, और इस तरह जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है, जो कि 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करते हैं, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करते हैं। फिगर 3.5, व्हाट वुड बी दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? तो आप मुझे ये बताइए कि स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम का कितना नंबर होगा? 23 से कम नहीं हो सकता, 46 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये तो डिप्लॉइड होगा या फिर हैप्लॉइड होगा। यू हैव टू फाइंड इट आउट राइट हियर राइट नाउ। ठीक है, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन हुआ, तो मुझे क्या लगता है, नहीं आप ये दिस इज फॉर यू, ये आप खोजिए। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब जो स्पर्मेटिड है जो खुद 4 संख्या में बन चुका है, 4 नंबर, तो जो स्पर्मेटिड होता है आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। वो जो स्पर्मेटिड होता है बाद में स्पर्मेटोजोआ जिसे हम स्पर्म कहते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड दैट्स प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस। दिस वाज द कंफ्यूजिंग वन एंड दे कैन नंबर आपका काट सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पर इमेच्योर मेल जर्म सेल से स्पर्म प्रोड्यूस होना, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में ट्रांसफर हो गया, द एंड उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे याद होगा? जेनेसिस दोनों में कॉमन है। एक है स्पर्म, यानी स्पर्म प्रोड्यूसर, स्पर्म प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, वहीं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ऐसे याद हो सकता है क्या कि स्पर्मेटिड से हो रहा है ना, स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में, तो आई है स्पर्मेटिड में और इसके पास भी आई है, तो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ में बदलना है या स्पर्म में बनाना है, डेट इज स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखा जा सकता है। वही मेल जर्म सेल या जो इमेच्योर नहीं भाई, स्पर्मेटोजोआ तो यहाँ भी है, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो कुछ याद रखा जा सकता है इस तरह से। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सटोली सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड होता है वो सटोली सेल में एम्बेडेड होता है एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिफ्रेश ट्यूब बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर फाइनली वो सेमिफ्रेश ट्यूबल से स्पर्मिएशन द्वारा रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, सेमिफ्रेश ट्यूबल द्वारा स्पर्मिएशन, रिलीजिंग ऑफ यहाँ पर स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जहाँ पर कि इमेच्योर मेल जर्म सेल से स्पर्म प्रोड्यूस किया जाता है, वो प्यूबर्टी के दौरान ही शुरू हो जाता है। ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में GnRH कहते हैं। अच्छा, तो आप करना चाहते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जहाँ पर कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये प्यूबर्टी के दौरान ही शुरू हो जाता है। इसका रीज़न है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना इन सिक्रेशन ऑफ GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में के लेवल में इंक्रीज होना। दिस इफ़ यू रिकॉल, अगर आप इसे याद करने की कोशिश करो तो इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH कहते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये जो इंक्रीज लेवल होता है GnRH का, वो जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये फिर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है एंड वहाँ से 2 गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रेशन कराता है, जिसे LH एंड FSH कहा जाता है। LH का फुल फॉर्म हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वहीं FSH का मतलब होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH अब दोनों कुछ उद्देश्य के साथ है, दे हैव मोटो। LH एक्ट करेगा लेडिंग सेल पे एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, जहाँ से कि जो LH होता है वो लेडिंग सेल पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से जो एंड्रोजन है उसका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कराता है। एंड्रोजन in turn stimulate the process of spermatogenesis. वहीं एंड्रोजन जो होता है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो एंड्रोजन जो रिलीज हुआ है LH के कारण, जहाँ पर कि जो LH होता है लेडिंग सेल पे एक्ट करता है एंड एंड्रोजन के सिंथेसिस एंड सिक्रेशन का जिम्मा लेता है, तो जो एंड्रोजन होता है वो क्या करता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। एंड ये स्पर्मेटोजेनेसिस वही प्रोसेस है जिसके द्वारा कि स्पर्मेटोजोआ द्वारा जो कि स्पर्मेटोगोनिया जो कि एक इमेच्योर मेल जर्म से होता है, उसके द्वारा स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। वहीं FSH भी खाली नहीं बैठा होता है।
FSH सटोले सेल पे एक्ट करता है एंड वहाँ से स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कुछ ऐसे फैक्टर का सिक्रेशन कराता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। एंड व्हाट इज दिस स्पर्मियोजेनेसिस इज स्पर्मियोजेनेसिस मुझे लगता है कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बोला था याद है, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये उस काम में हेल्प कर रहा है ऑन FSH। Now it's fine, looking better. Let us examine the structure of sperm. अब हम एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो स्पर्म को मेनली 3 पार्ट है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस एंड टेल। ओ सॉरी पुट 4 पार्ट है, एक पार्ट हेड हो नेक है, मिडिल पीस हो गया एंड टेल है। बस एक फिगर में भी देखा जा सकता है एंड इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द हेड, दिस इज नेक, मिडिल पीस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसी रीजन में होता है, जो कि एनर्जी सोर्स होता है स्विमिंग के लिए, ठीक है। एंड एक पूरा रीजन हेड है जिसमें न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, जहाँ पे कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है, एक्रोसोम, and this is plasma membrane, and this is neck, middle piece, mitochondria, and this is the tail. A plasma membrane envelop the whole body of the sperm. स्पर्म के पूरे बॉडी को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनक्लोज करता है। The sperm head contain elongated haploid nucleus. वहीं जो स्पर्म का हेड होता है that contain an elongated haploid nucleus, उसके जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है। The interior portion of each is covered by a cap-like structure. इसका जो इंटीरियर पोस्चर होता है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम इज फील्ड विथ एंजाइम। एक्रोसोम ऐसे ही नहीं आया, ये एंजाइम से फील्ड होता है that helps fertilization of ovum, जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्रोसोम है जो एंजाइम से भरा होता है जो कि फर्टिलाइजेशन ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं जो मिडिल पीस होता है उसके पास बहुत न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, जो कि टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। जो कि स्पर्म मोटिलिटी के को फैसिलिटेट करता है और जो कि काफ़ी ज़रूरी भी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग एक्वाइटस। पता है एक्वाइटस के दौरान जो ह्यूमन होता है वो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करता है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म, जिसमें एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल सेप, जिसमें कि जो 60% है उसके पास नॉर्मल सेप होना चाहिए, शेप एंड साइज होना चाहिए एंड एटलीस्ट 40% के पास 40% ऐसे हो जो विगरस मोटिलिटी को शो करते हो। विगरस मोटिलिटी तो ये एक कंडीशन है, एक हेल्दी कंडीशन है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूबुल, ये तो स्पर्मिएशन था ना प्रोसेस, इसको क्या प्रोसेस का नाम था? स्पर्मिएशन। आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट्स, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वाज secretion of epididymis was different seminal vesicle
एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये सभी जो मतलब जो भी हैं जो पार्ट हैं ये स्पर्म के मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सेमेन। तो सीमेन में सिर्फ स्पर्म नहीं है, इसमें सेमिनल प्लाज्मा भी होते हैं, दोनों मिलकर सीमेन बनाता है। इस द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर एंड्रोजन। तो जो एंड्रोजन था वो ये वही है जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करता है, या जो मेंटेन किया जाता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन द्वारा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट, जिसे हम oogenesis कहते हैं, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये काफ़ी डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। कैसे जो देखते हैं तो जेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट हो जाता है GnRH के लेवल में इंक्रीज हो जाने के कारण। वहीं जो oogenesis वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही इनिशिएट हो जाता, शुरू हो जाता है। When a couple of million gamete mother cell whose gonia are formed within each fetal ovary, बच्चे के जो ओवरी होता है उसी में फॉर्म होता है और मिलियंस ऑफ गैमेट वहाँ प्रोड्यूस होते रहता है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। उसके जन्म के बाद कोई भी ओगोनिया जिसे आप गैमेट मदर सेल कर रहे हो वो फॉर्म ही नहीं होता है, ऐड ही नहीं होता है। दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड नेचर into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage। कहते हैं ये जो सेल होते हैं वो डिवीज़न करना शुरू कर देते हैं और प्रोफेज 1 जो है meiotic डिवीज़न का वहाँ तक पहुँच जाता है, बट उसके बाद वो अरेस्ट कर दिया जाता है, इसी स्टेज पे रोक दिया जाता है, जिसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa layer and is called the primary follicle। और हर जो प्रत्येक जो प्राइमरी oocyte होता है वो सराउंडेड होता है बाई लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल के लेयर से, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिगर 3.7 इसके लिए है। अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट, वहीं जो लार्ज नंबर ऑफ है इन फॉलिकल्स का वो डिजेनरेट हो जाता है ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारे जो होता है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, और जब प्यूबर्टी या फिर प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बच जाते हैं इस ओवरी में। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसल सेल एंड अ न्यू थिक आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो और ज़्यादा लेयर से ग्रैनुलोसल सेल के लेयर से सराउंड हो जाते हैं और एक नए थीका फॉर्म करते हैं, जिसे आप सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। The secondary follicle soon transform into a tertiary follicle or and which is a characteristics by a fluid filled cavity called antrum। कहता है कि जो टर्सरी फॉलिकल है उसकी विशेषता ये है कि उसके पास एक फील्ड कैविटी होता है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। ठीक है। The thecal layer is organized into an inner thecal internal and outer thecal external। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। The secondary oocytes retain bulk of the nutrients rich cytoplasm of the primary oocyte। Can you think of any advantage for this? Does the primary polypolar body born out of the first meiotic division divides further or degenerates? At present we are not very certain about this। ये जो टर्सरी फॉलिकल होता है फर्दर चेंजेस हो जाता है इनटू मैच्योर फॉलिकल या फिर जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। वहीं जो सेकेंडरी oocyte होता है forms a new membrane called zona pellucida surrounding it। वहीं जो सेकेंडरी oocyte होता है वो एक नया मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसे कि जोना पेलुसिडा नाम दिया जाता है, जो कि उसे उसके चारों तरफ पाया जाता है।
द ग्राफियन फोलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट। वहीं जो ग्राफियन फोलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है ताकि वहाँ से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो सके। इसे आप ओवम कहते हैं। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। एंड ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज होता है ओवरी द्वारा, दिस प्रोसेस इज ओवुलेशन। इसे ओवुलेशन नाम दिया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस? तो क्या आप कोई मेजर डिफरेंस इसके बीच एंड उसके बीच जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस है एंड ओवोजेनेसिस है पता कर पाएंगे? A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given below. आप इस चीज़ को समझने के लिए इन दोनों के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो एवरीबॉडी ओपन देयर बुक्स एंड ट्राई टू देखते हैं। तो ये क्रोमोसोमल नंबर पर सेल की बात करें तो एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो चुका है। वहीं ओगुनिया जो है वो फीटल लाइफ में ही शुरू हो चुका है, जहाँ पर कि माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, प्राइमरी ओसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ भी बन रहा है, प्राइमरी ओसाइट यहाँ भी बन रहा है, एंड दोनों में प्रोसेस माइटोसिस ही है, याद रखना। उसके बाद फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन हुआ, म्यूसिस के बाद म्यूटेट डिवीजन हुआ एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट था, यहाँ पर फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन हुआ, कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। दोनों प्रोसेस अपने को यहाँ पे याद रखना कि दोनों में भी म्यूटेट डिवीजन हो रहा है। एंड उसके बाद सेकेंड म्यूटेट डिवीजन होता है एंड स्पर्मेटिड फॉर्म होता है, एंड यहाँ पे भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होता है। एंड उसके बाद ओवम, फिर यहाँ पे स्पर्मेटिड एंड डिफरेंशिएशन एंड यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है। वहीं सेकेंडरी ओसाइट से ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर दे आस्क टू यू। तो भाई मियोसिस हुआ है तो अब हो जाएगा ना क्रोमोसोम नंबर। भाई मैंने क्या कर रहा है, मूव ऑन। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये प्राइमेट्स इन्हें कहा जाता है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन तीनों। अच्छा भाई ये तो सब अपने प्रजाति हुआ ना, याद रखने में आसानी होगी। मंकी, एप्स, ह्यूमन, दे ऑल आर प्राइमेट्स, अपना ही प्रजाति। इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ना उसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इसे टर्म दिया जाता है मेनार्च। एंड वहीं जो लास्ट होता है, यानी दैट इज द, उसके बाद फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा होता, दैट इज मेनोपॉज। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट द एवरी इंटरवल ऑफ अबाउट 28 से 29 डेज पर। जो ह्यूमन फीमेल होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता रहता है एक एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम में। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो साइकिल चलता है एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच में, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि लगभग 28 से 29 डेज के बीच में होता है, इसके मिडिल में ही ओवम रिलीज कर दे, वन ओवम रिलीज कर दिया जाता है मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिडिल में। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.1। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, दे हैव जस्ट फिगर से समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है 1 and 29 डेज तक, नेक्स्ट साइकिल यहाँ से बिगिन होगा। ठीक है, तो ये है यूटेराइन इवेंट्स, कुछ इस तरह से हो रहा है। एंड एरा ओवेरियन हार्मोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेयर नीचे, एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ रहा होता है। डेवलपिंग ये रहा ओवेरियन इवेंट्स जो हो रहा होता है। डेवलपिंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल बनता है, उसके बाद ओवुलेशन हो रहा होगा। एंड डेवलपिंग कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा। रीजेनरेशन कॉर्पस, उसके बाद कॉर्पस जो लुटियम होता है वो रीजेनरेट होता है।
FSH एंड LH दोनों पीक पे होता है 14 डेज। मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आज फिगर 3.9। तो 3.9 ये जो फिगर था इसमें जो इवेंट हो रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसे ड्रॉ किया गया है। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज बी एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days और ये 3 से 5 दिन तक होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस के जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है उसके ब्रेकडाउन के कारण ये हो रहा होता है। And its blood vessel which forms liquid, it comes out through vagina. Menstruation only occurs if the release ovum is not fertilized. Menstruation तभी होता है जब जो ओवम जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by follicular phase. तो जो menstrual phase है वो ओसीट ये नीचे वाला तो हमने देखा ही नहीं। मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर फोलिकुलर फेज आता है जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। वहीं लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज फोलिकुलर फेज जिसे प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, लुटियल फेज जिसे सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। एंड दिस इज हाउ द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ठीक है मेंस्ट्रुएशन वाली अच्छा तो यहाँ तक बात हो चुकी। अब ये जो अच्छा तो ये भी बात हो चुकी। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फोलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी follicle in the ovary grow to become a fully mature ग्राफ्टिंग follicle एंड वो मैच्योर हो रहा होता है ताकि एक मैच्योर ग्राफ्टिंग follicle फॉर्म कर सके। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट और उसी दौरान जो एंडोमेट्रियम होता है यूटेरस का वो भी रीजनरेट हो रहा होता है प्रोलिफरेशन द्वारा। The changes in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian. ये सब चीज़ें पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंज होने के कारण हो रहा होता है। The secretion of gonadotropin, LH and FSH increases gradually during the follicular phase. follicular phase के दौरान ये जो gonadotropin हार्मोन होता है LH and FSH वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है एंड स्टिमुलेट follicular development जो कि follicular development को स्टिमुलेट करता है एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग follicle और जो ग्रोइंग follicle होता है उसके द्वारा एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle that is about 14 days. यानी 14 डे पे दोनों ही हार्मोन LH and FSH दे अटेन अ पीक वो पीक लेवल को अटेन करते हैं। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle was called LH surge. Induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. जिसे ovulation कहते हैं। The ovulation या जिसे ovulatory phase कहा जाता है is followed by luteal phase during which the remaining part of the Graafian follicle transform and the corpus luteum. in which the remaining part of the Graafian follicle transform हो जाता है corpus luteum में। The corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium। अगर जो corpus luteum होता है ये एक लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है सीक्रेट करता है एंड ये ज़रूरी होता है ताकि जो एंडोमेट्रियम है उसका मेंटेनेंस किया जा सके। सच एन endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। और एंडोमेट्रियम का जो मेंटेनेंस है वो इम्प्लांटेशन के लिए
और जो अदर इवेंट है प्रेगनेंसी के उसके लिए ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो वहीं जो प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला फर्स्ट थिंग जितने भी इवेंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो सभी स्टॉप हो जाते हैं एंड वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है। इन द absence of fertilization the corpus degenerate. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. In human beings menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is called menopause. पता है वहीं ह्यूमन में एट द एज ऑफ 45 या 50 के अराउंड मेनोपॉज कंडीशन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सीज हो जाता है। इन आफ्टर दैट नो मेंस्ट्रुएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। Cyclical menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause. एक जो साइक्लिकल जो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है जहाँ पर कि साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, ये मेनार्च से मेनोपॉज के बीच का समय होता है। एंड साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उससे पहले कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की गई है, आइए शुरू करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। पता है कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए यू हैव टू टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। आपको नहा साफ़ सुथरा रहना होगा एंड अपने आप को हमें रेगुलरली क्लीन करना होगा। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। आप इसके लिए सैनिटरी नैपकिन या फिर जो होममेड है लेकिन क्लीन होना चाहिए पैड्स का यूज़ किया जा सकता है। चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours पर द रिक्वायरमेंट के अनुसार 4 से 5 घंटे में आप इसे चेंज कीजिए। Dispose of the used sanitary napkins, properly wrapping it with a used paper. और इसको जो सैनिटरी नैपकिन यूज हो गया उसे डिस्पोज भी करना है, उसके लिए भी ध्यान रखना होगा। उसे एक जो पेपर है उसे उसमें रैप कर दीजिए, ठीक है। डोंट थ्रो द यूज नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप ऑफ द टॉयलेट और इन द ओपन एरिया। आप ऐसे ही कहीं भी मत फेंक दीजिए या फिर टॉयलेट की जो ड्रेन पाइप है उसमें मत फेंक दीजिए। आफ्टर हैंडलिंग नैपकिन वाश हैंड विद सोप। और नैपकिन के हैंडलिंग के बाद आप अपना यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स एज वेल। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड ओ माय गॉड नाउ इट्स एंड एंड टाइम भी तो ओ यस अभी 5:20 हुआ। लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन मतलब ड्यूरिंग कोपुलेशन यानी जो क्वाइटस है, जो इंटरकोर्स है, सीमेन इज रिलीज्ड एंड सीमेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सीमेन दिस इज नॉट ओनली स्पर्म, इट्स आल्सो इनक्लूड सेमिनल प्लाज्मा if I am not wrong. It is released by the penis into the vagina and that process is insemination. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. 3.11 B proceed. ये तो आ गया। अच्छा तो वो आपको इस चीज़ को समझने में मदद करेगा। आइए देखते हैं फिगर से चीज़ें काफ़ी इजीली समझ में आती है। The ovum released by the ovary is also transported to ampullary region where छूटने न पाया। The ovum released by the ovary is transported to the ampullary region where fertilization takes place. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा होता है? हालांकि फैलोपियन ट्यूब या जो जिसे आप ओवरी कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, ओवरी नहीं कहते, ओविडक्ट, इसके 3 पार्ट थे। इन्फंडिबुलम इफ यू आर एबल टू रिकॉल दैट, इन्फंडिबुलम जो कि ये वही पार्ट है जिसके पास फिंगर लाइक था प्रोजेक्शन, क्या था, फिम्ब्रिए या एंड दैट इज अटैच टू ओवरी। उसके बाद था एम्प्यूला एंड उसके बाद था स्थिमस।
तो ये जो एम्ब्यूलरी रीजन होता है ना, यहीं पर एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मस्ट ओवम आके देर आर वेटिंग फॉर द स्पर्म हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्ब्यूलरी रीजन। दिस इज रीजन व्हाई नॉट ऑल पॉपुलेशन लेड टू फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी। कहता है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म दोनों साइमल्टेनियसली एम्ब्यूलरी रीजन में ट्रांसपोर्ट किए गए हों। और यही रीज़न है कि अगर इफ़ दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली तो हर पॉपुलेशन दे डोंट लीड टू फर्टिलाइजेशन। दैट्स द पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज हो रहा होता है, इसे फर्टिलाइजेशन टर्म दिया जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द चोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम and induce changes in the membrane that block the entry of additional sperm. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm. वही जो एक्रोसोम का सिक्रेशन होता है वो हेल्प कर रहा होता है स्पर्म को ताकि वो ओवम के साइटोप्लाज्म में इंटर कर सके थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा। This induces the completion of the meiotic division of the second oocyte। और ये इस तरह से meiotic division जो है second oocyte का complete होता है। The second meiotic division is also unequal and result in the formation of second polar body। मतलब जो second meiotic division होता है वो भी unequal होता है, जिसकी वजह से एक second polar body का formation होता है and haploid ovum what is। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuses together and form a diploid zygote। zygote जो है और diploid होता है। How many chromosome will be there in the zygote? तो आप बताइए कि zygote में कितना क्रोमोसोम का नंबर होगा। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself। Let us see how। But as you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male XY। Therefore, all the haploid gamete ova produced by the female have the sex chromosome X, whereas in the male gamete जो कि स्पर्म होता है जिसके जो सेक्स क्रोमोसोम है वो या तो X हो सकता है या तो Y हो सकता है। यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि 50% जो स्पर्म होता है वो X क्रोमोसोम और जो 50% होता है वो Y क्रोमोसोम को कैरी कर रहे होते हैं। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द ज़ाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY। तो फ्यूजन के बाद जो मेल और फीमेल गैमेट है, यहाँ पे जो गैमेट है ज़ाइगोट जो है वो XX या XY कैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरी X और Y फर्टिलाइज द ओवम। द ज़ाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी एंड XY मेल बन जाएगा। वी विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोम पैटर्न इन चैप्टर 5। दैट इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो इस तरह से अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक जो बच्चा है वो या लड़का होगा या फिर लड़की होगा, ये फादर पे डिपेंड करता है, पिता पे। दैट्स नॉट डिपेंड ऑन द मदर, क्योंकि फादर के पास जो जो क्रोमोसोम जो स्पर्म के पास क्रोमोसोम था वो या तो X या फिर Y है। मदर हैव नो ऑप्शन, X ही है सिर्फ। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द ज़ाइगोट moves through the isthmus of the oviduct called cleavage। sorry for that। करेक्ट, जो माइटोटिक डिवीजन होता है स्टार्ट कर देता है एज द ज़ाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct। इन ओविडक्ट के isthmus के थ्रू जैसे ही ज़ाइगोट मूव कर रहा होता है, जिसे क्लीवेज कहता है टुवर्ड द यूटेरस, एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिसे ब्लास्टोमेयर कहते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरूला। उसे हम मोरूला कहते हैं। यानी मोरूला एक ऐसा ब्लास्टोमियर है जिसके पास 8 to 16 यानी ये ओ एम्ब्रियो होता है जिसके पास 8 से 16 ब्लास्टोमियर होता है, तो उसके लिए मोरूला टर्म यूज किया जाता है। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और वो मोरूला जो है वो डिवाइड होते रहता है और बाद में जाके ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस द ब्लास्टोमियर
in the blastocyst are arranged into a outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast called inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium और ये जो ट्रोपोब्लास्ट का लेयर होता है वो जाके एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है एंड जो इनर सेल मास जो होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है एज ए एम्ब्रियो। ठीक है, तो जहाँ जो ट्रोपोब्लास्ट का लेयर था वो जाके एंडोमेट्रियम में सिंपली अटैच हो जाता है, वहीं जो इनर सेल मास था वो डिफ्रेंशिएट कर गया एम्ब्रियो के रूप में। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. और इसी की वजह से प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन होता है एंड जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appears on the trophoblast called chorionic villi which is surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. तो भाई प्लासेंटा ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आप गिनना शुरू कर दो क्या क्या, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फैसिलिटेट करता है एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को यही सप्लाई, इसी के थ्रू सप्लाई किया जाता है। एक बिल्कुल फूड, ये एक बिल्कुल पाइपलाइन की तरह होता है। एंड ऑल्सो रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी ए वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसी के थ्रू रिमूव किया जाता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एज एम्ब्रियो टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा आल्सो अटैच एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन। तो बस इन्हीं चीज़ों में ये नहीं हेल्प कर रहा होता है, ये एक एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में भी हेल्प कर रहा होता है, जो कि बहुत तरीके के हार्मोन लाइक HCG जैसे ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन HPL, एस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोजेन कहते हैं, उसे भी ये प्रोड्यूस करते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी। और बाद के प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन है, वो भी ओवरी द्वारा सीक्रेट किया जाता है। रिलैक्सिन ओवरी द्वारा। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, OCT, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ याद रखने वाला चीज़ है कि जो HCG है, यानी जिसे ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन या फिर रिलैक्सिन कहते हैं, ये वो हार्मोन होते हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही एक वुमेन में प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर जानना, याद करना है कि ये जो प्लासेंटा होता है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में काम कर रहा होता है, जो कि कई तरीके के हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें पहला नंबर पे शामिल है HCG। यानी HCG का मतलब हुआ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। Second one is HCl. If I'm not HPL, sorry for that. HPL का फुल फॉर्म हुआ ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन एंड थर्ड वन इज एस्ट्रोजेन, यानी प्लासेंटा एस्ट्रोजेन भी प्रोड्यूस कर रहा था। यस, और यही नहीं, प्रोजेस्ट्रोजेन को भी प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोजेस्ट्रोजेन को भी ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो कुल मिला के ये 4 तरीके के हार्मोन को सीक्रेट कर रहा होता है या फिर प्रोड्यूस कर रहा होता है। कौन? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लासेंटा ड्यूड। तो पहला नंबर पर HPL हो गया, HPL, HCG, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोजेन। एंड वन मोर पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कुछ ऐसे भी हार्मोन थे जो ओनली प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस किए जा रहे थे, जिसमें पहला नंबर पे था यही HCG, क्योंकि अगर ये प्लासेंटा द्वारा फॉर्म किया जा रहा है तो जब प्रेगनेंसी के दौरान ही ना प्लासेंटा फॉर्म हो, ये भी एक पॉइंट, दैट्स फाइन।
तो एचसीजी या फिर एचपीएल हो गया, या फिर बात चाहे रिलैक्सिन की कर लें, रिलैक्सिन भी सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कुल मिला के 3 हार्मोन है जो कि एक ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनका भी जो ये सब ऐसे हार्मोन हैं जिनका जो प्रेगनेंसी के दौरान इनका लेवल हाई हो जाए, इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। और इन हार्मोन का इंक्रीज होना ये ज़रूरी होता है ताकि वो एक फीटल का ग्रोथ को, यानी जो एक बच्चा है उसके ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए, एंड उसके जो मेटाबॉलिक चेंजेस होना इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये ज़रूरी होता है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, जिसे आप एम्ब्रियो कहते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाता है into an outer layer called ectoderm and outer inner layer called endoderm. A mesoderm soon appear between the ectoderm and endoderm. और उसके बाद ही एक मेसोडर्म भी अपेयर हो जाता है जो कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच का लेयर होता है। दिस 3 लेयर गिव्स राइज टू ऑल टिश्यूज इन अडल्ट्स। अब यही ये जो 3 लेयर होते हैं जो कि एक अडल्ट में, एक युवा व्यक्ति या फिर जो भी एक वयस्क में जितने भी तरह के टिश्यू हो गए या ऑर्गन हो जाते हैं उन्हें ये फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल। जो इनर सेल मास होता है उसके पास कई सेल होते हैं जिसे स्टेम सेल कहते हैं, बीच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। एंड इसके पास इसकी क्षमता होता है कि जितने तरीके के टिश्यू है या फिर जितने तरीके के ऑर्गन होते हैं उसे वो फॉर्म कर सकें या फिर बना सकें। What are the major feature of the embryonic development at various month of the pregnancy? तो ये जो प्रेगनेंसी है इसके अलग अलग मंथ में एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके अलग अलग महीने में उसका अलग अलग फीचर होता है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। तो जो ह्यूमन का प्रेगनेंसी होता है ये कुल 9 महीने का होता है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स? तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो डॉग हो गया, जो एलिफेंट हो गया या फिर जो कैट हो गया, इनमें प्रेगनेंसी कितने महीने का होता है? फाइंड आउट। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोनिक हार्ट इज फॉर्म। अगर हम ह्यूमन की सिर्फ बात करें तो पहले महीने में इन 1 मंथ यानी प्रेगनेंसी के पहले महीने में सिर्फ हार्ट फॉर्म होता है। हार्ट यानी सबसे पहला क्या फॉर्म होता है? हार्ट फॉर्म होता है। द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड। और यही कारण है कि हम एक ग्रोइंग फीटस के फर्स्ट साइन के रूप में हार्ट के साउंड को सुन के पता लगा सकते हैं। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, वहीं सेकेंड मंथ के एंड के दौरान, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्ब एंड डिजिट। तो सेकेंड महीने के दौरान एंड उसके बाद लिम्स एंड डिजिट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या फिर हो चुके होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी वहीं 12 सप्ताह या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। ज़्यादातर जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। वहीं 5th महीने में, 5वें महीने में, 5th महीने में फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पे फीटस का मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, हेयर ऑन हेड, हेयर ऑन हेड, हेयर ऑन हेड आप यहाँ पे देख पाएंगे 5वें महीने में। बाय द एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक, वहीं 24 वीक के बाद या फिर एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। पूरा बॉडी जो है हेयर से कवर हो जाता है, आई लिड सेपरेट होता है एंड आई लैशेज आर यहाँ पे फॉर्म होता है। बाय द एंड ऑफ 9 महीने, वहीं 9 महीने के बाद, 9 महीने की समाप्ति पे प्रेगनेंसी के जो फीटस है फुल्ली डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है एंड ये डिलीवरी के लिए रेडी होता है। पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 महीने। जो ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी का जो एवरेज समय होता है वो 9 महीने का होता है, विच इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड एंड इसे साइंटिफिक टर्म में गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ द फीटस। ये जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस का
प्रेगनेंसी के एंड महीने में ये एक फीटस के डिलीवरी में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ जिसके द्वारा फीटस को डिलीवर किया जाता है इसे पार्चुरेशन कहा जाता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signal for the parturition originates from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin acts on the uterine muscle and causes a stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. This stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, रिजल्टिंग इन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कंट्रैक्शन। कहते हैं जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है बिटवीन द यूटेराइन कंट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन के दौरान वो कंटिन्यू रहता है एंड जो कि जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर कंट्रैक्शन हो पाता है। दिस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनल, जिससे आप पार्चुरेशन टर्म दिया जाता है। तो यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन दे रहा, fully developed fetus and placenta. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. अगर जैसे ही फीटस इन्फेंट को डिलीवर किया जाता है, जो प्लासेंटा होता है उसको भी एक्सपेल आउट, यूटेरस से बाहर कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट। बट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर लोग क्या इंजेक्ट करते होंगे डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए? ऑक्सीटोसिन। व्हाट डू यू थिंक? द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। एंड उसके बाद फिर लैक्टेशन प्रोसेस आता है जहाँ पे जो मेमरी ग्लैंड होता है फीमेल का उसमें डिफरेंशिएशन होते जाता है एंड प्रेगनेंसी के दौरान एंड फिर वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है प्रेगनेंसी के समाप्ति पे। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो जो लैक्टेशन है वो मदर को हेल्प करता है ताकि एक नए बच्चे को वो भोजन भोजन करा सके, भोजन की न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो जो शुरुआती के जो फ्यू डेज होते हैं लैक्टेशन के, यानी जब मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उस मिल्क को कोलोस्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि इसके पास विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। एंड एक कोलोस्ट्रम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके पास बहुत तरीके के सेवरल तरीके के एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि एक न्यू बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो अपने आप को रेजिस्ट कर पाए। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड्स ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो इसीलिए एक स्वस्थ बच्चा के लिए ये बहुत ब्रेस्ट फीडिंग कराना इनिशियल पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जो बच्चा है वो हेल्दी रह पाएगा। And this is how we complete this chapter. Thanks for with me, and the targets complete morning start with beginning session, but this is only one match and we have to play the match whole day and we have to won the match. Thanks everybody to be with me. See you soon. Keep smiling. And this is how it was not easy to wake up in the morning, but still we are doing well.